वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। पिछले लेक्चर में हमने सब सीक्वेंसेस की बात करी थी। तो कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है और हम अगर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स पिक कर लें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम नेचुरली एक नया सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसको यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किया गया है। और क्या है उसकी डेफिनेशन? ये जो kth एलिमेंट है नए सीक्वेंस का, वो पुराने सीक्वेंस का nkth एलिमेंट है। तो जब भी हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है और कोई एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो पुराने सीक्वेंस से एक नया सीक्वेंस ऑटोमेटिकली जनरेट किया जा सकता है। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं, जो कि बहुत अच्छी नोटेशन है। और जो सबसे ज़रूरी बात हमने सीखी थी वो ये कि अगर हमारे पास कोई एक सब सीक्वेंस अगर हमारे पास कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसका कोई भी सब सीक्वेंस हम पिक कर लें, तो वो सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा और उसकी लिमिट भी वही होगी जो ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझेंगे। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, some more problems for practice, and now let us get started. Subsequential limits बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं सीधा सीधा डिफाइन कर देता हूँ, इसको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है अ सबसीक्वेंशियल लिमिट, या ऐसे बोलें कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस, real sequence, we say a real number L is a subsequential limit. क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? खुद पूरा कर सकते हैं। इट्स अ subsequential limit if L is the limit of a convergent subsequence of the original sequence. एकदम नेचुरल डेफिनेशन। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, आगे भी एग्जांपल्स देखेंगे इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। डिफाइन एक्स एन एज -1 to the power n, राइट। ये सीक्वेंस हम पहले देख चुके हैं, इसका ग्राफ भी बहुत आसान है प्लॉट करना। इट्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे जाएगा, राइट। मैंने कहने का मतलब कि 1 पे वैल्यू -1 है, फिर 2 पे 1 है, फिर -1, फिर 1 एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ तो बड़ा सिंपल बनता है इसका। इसकी सबसीक्वेंशियल लिमिट्स क्या है? सो वी क्लेम कि इट हैज़ एग्जैक्टली 2 सबसीक्वेंशियल लिमिट्स, और वो हैं कौन कौन सी? 1 एंड -1। प्रूव करेंगे हम, भले ही प्रूफ बहुत सरल है, पर इससे क्या समझ में आया कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो नहीं था, पर फिर भी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस से एक अर्थ में बहुत दूर भी नहीं है, क्योंकि इसकी 2 ही अलग अलग सबसीक्वेंशियल लिमिट्स हैं, राइट। द सेट ऑफ ऑल द सबसीक्वेंशियल लिमिट्स एक अर्थ में ये मेजर कर रहा है कि सीक्वेंस कितना कन्वर्जेंट है। ह्यूरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ, कोई मैं बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस सीक्वेंस की एग्जैक्टली 2 सबसीक्वेंशियल लिमिट्स हैं। तो ये देखना तो बहुत आसान है कि 1 एक सबसीक्वेंशियल लिमिट है और -1 एक सबसीक्वेंशियल लिमिट है, क्योंकि लिमिट ऑफ द सबसीक्वेंस लिमिट ऑफ द इवन वाला, जो इवन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग जो सबसीक्वेंस बनेगा उससे जो लिमिट मिलेगी वो 1 है, और ऑड नंबर्स के करस्पॉन्डिंग जो सबसीक्वेंस बनेगा, मैं के लिख देता हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली हम के लिखते आए हैं। जब सबसीक्वेंस की बात होती है तो हम के लिखते हैं, बस इसलिए उसको के बना दिया। एन लिखने में कोई मैथमेटिकल बुराई नहीं थी। दिस इज इक्वल टू -1। तो कम से कम ये तो पक्का है कि 1 और -1 इसकी सबसीक्वेंशियल लिमिट्स हैं।
पर क्यों ऐसा है कि केवल यही दो हैं? सो से a इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट, या x बोल देता हूँ, x इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑफ द ओरिजिनल ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय डेफिनेशन कोई एक सबसीक्वेंस ऐसा है जो x पर कन्वर्ज कर रहा है, राइट? यानी कि बस डेफिनेशंस को ही अनरावल कर रहा हूँ मैं, प्रूफ राइटिंग सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। सो देयरफॉर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है such that राइट। तो प्रूफ आगे लिखने के पहले मैं थोड़ा इंट्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। हमें शो करना है x या तो 1 है या -1 है। हम मान लेते हैं वो दोनों ही नहीं है। फिगर कुछ ऐसा बना सकते हैं, इस फिगर के अनुसार x 1 या -1 के बीच में है, पर वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और -1 से छोटा भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, वही जो यूजुअली जिस तरीके से हम सीक्वेंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं उस सेंस में हम सोच रहे हैं। ये 1 के करस्पॉन्डिंग वाली लाइन है, ये -1 के करस्पॉन्डिंग वाली लाइन है, और सीक्वेंस का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। पर क्योंकि ये सब सीक्वेंस x पे कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर हम कोई भी एप्सिलॉन बैंड x के अबाउट ले लें, और यहाँ जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत ही छोटा एप्सिलॉन बैंड है, इतना छोटा कि वो दोनों ही वाइट लाइन से डिसजॉइंट है। ये जो एप्सिलॉन बैंड है वो इन दोनों ही वाइट लाइन से डिसजॉइंट है। तो अगर हम ऐसा एप्सिलॉन ले लें जो हम ले सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि फॉर सफिशेंटली लार्ज के, अगर लिटिल के बहुत बड़ा है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं इस प्लॉट में वो इस एप्सिलॉन बैंड में आ जाएंगे, वो कुछ कहीं कहीं पे होंगे। पर फिर उससे ये सिद्ध हो गया कि वो जो नंबर्स हैं जो जो अल्टीमेटली इस एप्सिलॉन बैंड में घुस गए हैं, या रादर उनके करस्पॉन्डिंग जो प्लॉट में पॉइंट्स हैं वो अल्टीमेटली इस एप्सिलॉन बैंड में जो घुस गए हैं, उससे ये पता चला कि उन सारे केस के करस्पॉन्डिंग ये नंबर ना तो 1 है ना -1 है। फिर से बोल देता हूँ, एप्सिलॉन बहुत छोटा चुन लें। फिर हम जानते हैं कि जब भी केस सफिशेंटली लार्ज है, इन अदर वर्ड्स क्योंकि अल्टीमेटली दिस सीक्वेंस कम्स एप्सिलॉन क्लोज टू x, तो उससे ये सिद्ध होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं इन द प्लॉट वो इस एप्सिलॉन बैंड में है। पर अगर कोई भी पॉइंट इस एप्सिलॉन बैंड में है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो ना 1 हो सकता है ना -1 हो सकता है। पर ये सारे ही जो नंबर्स हैं वो या तो 1 है या -1 है। ओके, सो समथिंग वेरी सिंपल इज हैपनिंग। तो बस करना ये है कि चूज, दिस इज मे बी द फाइनल थिंग, सो चूज, yeah, so assume on the contrary that x is not 1 or -1, and choose epsilon such that 1 is not here and -1 is also not here। क्योंकि हमने मान लिया कि x ना 1 है ना -1 है, तो ऐसा एप्सिलॉन हम चूज कर सकते हैं सच दैट ये भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए। इस पे आप विचार कर लीजिए अगर इमीडिएटली क्लियर नहीं है, ठीक है। बट वी ऑल्सो नो, बट बाय दिस थिंग, लेट मी मे बी गिव इट अ कलर, या बाय दिस स्टार वी नो this thing less than epsilon ultimately over k, राइट, ओवर के। यहाँ पे n लिखने का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा। so we know this, but then this implies x and k does not belong to -1 or 1 ultimately over k, but that's a contradiction, क्योंकि x and k डेफिनेटली इसी सेट में है। दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल प्रूफ, पर मैंने बहुत विस्तार में लिख दिया।
छोटा सा रिमार्क ये है कि अगर हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है then it has exactly one subsequential limit. ये क्यों ट्रू है? यही वो थ्योरम है जो पिछली बार हमने शो किया था कि अगर हमारे पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट वही है जो ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट है। उसी थ्योरम को बस एक अलग ढंग से हमने बोल दिया है। इंटरेस्टिंगली इस स्टेटमेंट का कन्वर्स भी ट्रू है, पर वो हम बाद में प्रूव करेंगे, इस लेक्चर में नहीं। सेकेंड रिमार्क इज कि कोई एक रियल नंबर x, या suppose we have a sequence, let xn be a sequence, then x is a subsequential limit of the sequence xn if and only if for all epsilon greater than 0 we have this happens frequently. दिस इज योर एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी है ये एक्सरसाइज करें। ओके, इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि कैसे हम सारी सबसीक्वेंशियल लिमिट्स कैलकुलेट करें गिवन सीक्वेंस की। तो ये जो लेमा हम देखने वाले हैं ये बहुत हेल्प करेगा। क्या सेटिंग है? मान लेते हैं हमारे पास दो सबसेट्स दिए हैं नेचुरल नंबर्स के विद दीज थ्री कंडीशंस। सबसे पहली बात कि उनका जो यूनियन है वो सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं, वो दोनों डिसजॉइंट हैं, और तीसरी बात कि दोनों ही इन्फिनिट सेट्स हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को अगर मिला दें तो इसको अलग तरह से, या इसकी ये बाय डेफिनेशन ही हम कह सकते हैं कि P एंड Q फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ द नेचुरल नंबर्स। बस एक डेफिनेशन है। तो दीज टू कंडीशन से दैट P एंड Q फॉर्म अ पार्टीशन, और तीसरी कंडीशन ये कह रही है कि दोनों ही सेट्स इन्फिनिट हैं। ओके, नोटेशन मान लेते हैं P इज दिस सेट एंड Q इज दिस सेट। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अब क्योंकि P एक इन्फिनिट सेट है तो उसमें एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा, मतलब किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल्स में एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा। इन्फिनिट होना ज़रूरी नहीं है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल्स का एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा, फिर नेक्स्ट सबसे छोटा होगा, फिर नेक्स्ट सबसे छोटा होगा, एंड सो ऑन। और क्योंकि P एक इन्फिनिट सेट है तो ये चलता जाएगा। तो बस जो P के एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उनको नाम दे दिया गया है P1, P2, P3 एंड सो ऑन। ये बस नोटेशन है। सिमिलरली Q का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो Q1, नेक्स्ट इज Q2, नेक्स्ट इज Q3। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर Q के एलिमेंट्स को अरेंज कर दें तो उनके नाम हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। अब क्या बात है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, दिस इज एनी रियल सीक्वेंस, देन इसकी जो सबसीक्वेंशियल लिमिट्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द सबसीक्वेंशियल लिमिट्स ऑफ xn आर, या ऐसे बोलते हैं द सेट ऑफ all the subsequential limits of this sequence is A union B, where what is A and what is B? A is the set of all subsequential limits of this subsequence of the original sequence, and B all the subsequential limits of the other subsequence। तो बोला बस ये जा रहा है कि अगर हमारे पास एक पार्टीशन है नेचुरल नंबर्स का अलॉन्ग विद दिस कंडीशन, तो पहले वाले सबसेट के अलॉन्ग, मैं बस इनफॉर्मली बोल रहा हूँ, पहले वाले सबसेट के अलॉन्ग जो सबसीक्वेंशियल लिमिट्स हैं वो कैलकुलेट कर लें, दूसरे वाले सबसेट के अलॉन्ग जो सबसीक्वेंशियल लिमिट्स हैं वो कैलकुलेट कर लें, उन दोनों सेट्स का यूनियन ले लें, वो ओरिजिनल सीक्वेंस की सबसीक्वेंशियल लिमिट्स का सेट है। तो द मोस्ट ऑब्वियस जो
या सिंपलेस्ट जो थ्योरम होना चाहिए था वही है, कुछ इसमें टेक्निकलिटी कोई मतलब कोई सटल बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, प्रूफ बहुत आसान है, खुद से करने की कोशिश करें। तो एक बात जो क्लियर होनी चाहिए कि वेल नोटेशनली पहले एक बात सेट कर लेते हैं कि लेट एस बी दी सेट of all the subsequential limits of our original sequence. So ये क्लियर होना चाहिए कि S contains this union, वो A को भी कंटेन करेगा और B को भी, राइट अगर इसमें कोई एलिमेंट है मान लें लिटिल a, तो लिटिल a इज अ सबसिक्वेंशियल लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। पर इस सीक्वेंस का अगर कोई सब सीक्वेंस लेते हैं तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस का भी सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस ऑफ अ सब सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस, दिस इज द ह्यूरिस्टिक या इनफॉर्मल वर्जन। इसका कोई सब सीक्वेंस लिया, उसकी लिमिट अगर a है तो वो जो सब सीक्वेंस है वो ओरिजिनल सीक्वेंस का भी सब सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये नंबर लिटिल a है वो इसकी भी सब सीक्वेंशियल लिमिट है। So everything that is there in capital A is also there in S, and everything that is there in capital B is also there in S. तो ये कंटेनमेंट तो क्लियर होना चाहिए, हमें रिवर्स कंटेनमेंट शो करना है। So want to show कि S is contained in A union B, ये हम करना चाहते हैं। So fix some arbitrary element in S, little s be fixed arbitrarily या chosen arbitrarily in the set S, और हमें दिखाना है लिटिल s या तो कैपिटल A में है या कैपिटल B में है या दोनों में है। ओके सो वेल, क्योंकि लिटिल s इज अ सबसिक्वेंशियल लिमिट तो हम एक सबसिक्वेंस ढूंढ सकते हैं जिसकी लिमिट s है। सो वी कैन फाइंड एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स जिनके करस्पॉन्डिंग जो सब सीक्वेंस है हमारे ओरिजिनल सीक्वेंस का वो एस पर कन्वर्ज कर रहा है। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं ऐसा होगा। अब पॉइंट क्या है कि ये जो नंबर्स हैं n1, n2, n3 एंड सो ऑन, इनमें से कुछ p में जाएंगे, कुछ q में जाएंगे। तो इमेजिन करें नंबर्स लिखे हुए हैं अपने ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, कुछ p में है कुछ q में है, दोनों में एक साथ हो नहीं सकते क्योंकि p और q का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो जो p में है उनके नीचे कैपिटल P लिख दें, जो q में है उनके नीचे कैपिटल Q लिख दें। पॉइंट इज कि इनफाइनाइटली मैनी बार या तो P लिखा गया होगा या Q लिखा गया होगा। दैट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। दो लेटर्स हैं एक श्रृंखला में लिख दिए गए, एक इनफाइनाइट रो में दो लेटर्स लिख दिए गए, कोई एक लेटर तो इनफाइनाइटली मैनी बार लिखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द पिजन होल प्रिंसिपल, बट कॉमन सेंस है। मैं बस कह ही रहा हूँ कि ये जो नंबर्स हैं n1, n2, n3, इनमें से या तो इनफाइनाइटली मैनी p में होंगे या इनफाइनाइटली मैनी q में होंगे, या दोनों बातें साथ में ट्रू हो जाएंगी। सो इस बात में लिख देता हूँ। सो लेट f बी दिस सेट, और मैं उसकी इनइक्वालिटी भी लिख ही देता हूँ, क्या बुराई है। सो बहुत ट्रिवियल बात बोल रहा हूँ कि ईदर दिस इज इनफाइनाइट और दिस इज इनफाइनाइट, और ये केवल इस बात से हो जाएगा कि जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। बस इसकी मदद से हम ये बोल सकते हैं, हमें ये दोनों भी नहीं चाहिए। ओके तो अगर मान लें ये हो रहा है, द अदर केस इज सिमिलर, so say this is the case, तो पॉइंट इज दिस, हमारे पास ये तो ट्रू है ही और ये हमने इनफाइनाइट मान लिया, तो दिस विल गिव अस अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। ये जो n1, n2, n3 हैं, दीज आर प्रिसाइसली द एलिमेंट्स ऑफ f, f बाय डेफिनेशन ही ये है, उसका एक इनफाइनाइट सबसेट हमारे हाथ में है, उसके करस्पॉन्डिंग इस चीज़ का एक सब सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा।
पर क्योंकि इसकी लिमिट s है तो इसके सबसीक्वेंस की लिमिट भी s होगी। पर क्योंकि ये जो सेट है वो p का भी सबसेट है, therefore s is also an element of capital A। तो मे बी बोलने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर इट्स अ ट्रिवियलिटी। व्हाट आई एम सेइंग इज say f intersection p is कैसे लिखूं इसको, n where is an increasing sequence of natural numbers। लिखने में भी शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर कुछ नहीं हो रहा है। f is this set, f intersection p is the subset of it। मैं ये कह रहा हूँ f intersection p का जो सबसे छोटा एलिमेंट है दैट इज n सबस्क्रिप्ट समथिंग, राइट। वो जो समथिंग है वो r1 है, जो सबसे छोटा एलिमेंट, यानी कि मे बी दैट इज n1, उसका मतलब हो गया r1 इज 1, बट दैट मे नॉट बी n1। तो इस श्रृंखला में जो सबसे पहली बार जो एलिमेंट है वो f इंटरसेक्शन p में है, उसकी कुछ तो सबस्क्रिप्ट होगी, n सबस्क्रिप्ट समथिंग, उस समथिंग का नाम r1 है। फिर उसी तरीके से जो अगला नंबर है वो nr2, फिर अगला नंबर nr3, राइट। सो वी हैव दिस क्लियरली दिस थिंग x n r j is a subsequence of this guy। Just make sure you follow this line। Therefore x n r j की जो लिमिट है as j goes to infinity, this exists and is equal to s। मैंने ये यूज कर लिया। यूजिंग दिस वी हैव दिस, बट क्योंकि nr1 nr2 nr3 ये सब के सब p में है, दिस इज जस्ट एन इंक्रीजिंग, वेल ऑल आई एम सेइंग इज कि जस्ट थिंक अबाउट इट कि दिस जस्ट शोज कि s इज इन a। दिस implies s is in a, राइट। ये जो चीज है nr1 nr1 nr2 nr3 and so on, this is a subsequence, या maybe I should say this कि why is this true, because this thing is also a subsequence of xpk। ये जो चीज है वो उसका भी सबसीक्वेंस है। एवरीथिंग दैट यू सी हियर इज इक्वल टू सम pk। nrj आफ्टर ऑल इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट p, राइट। nrj इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट p क्योंकि इट्स एन एलिमेंट ऑफ f इंटरसेक्शन p इन फैक्ट। तो ये सेट p का ही एलिमेंट है, यानी दिस इज इक्वल टू सम pk। तो दिस इज जस्ट सम इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द pk's एंड ओके यू कैन फिगर इट आउट। सो आई होप मैंने समझा दिया। बेस्ट इज टू डू दिस योरसेल्फ, but I think I have explained this। Okay, so this is your main result of this lecture, और अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो अब हमें सब सीक्वेंशियल लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। ये हमारा पहला सीक्वेंस, तो राइट, तो इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंशियल लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। सपोज द सीक्वेंस इज डिफाइंड लाइक दिस, दैट इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। द सेकेंड इज सीक्वेंस इज डिफाइंड लाइक दिस, एंड द थर्ड इज द सीक्वेंस इज डिफाइंड लाइक दिस। तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तीनों को हमें करना है। सो लेट्स डू दिस, खुद से करने की कोशिश करें। सोल्यूशन, सो पार्ट ए, वेल ये ऑल्टरनेटिंग साइंस हैं, इस वजह से थोड़ी समस्या हो रही है। तो पर इन ऑल्टरनेटिंग साइंस से हम छुट्टी पा सकते हैं पुराने थ्योरम या पिछले स्लाइड में जो थ्योरम देखा उसकी मदद से। तो चूज p एज ऑल द इवन नंबर्स या p as all the odd numbers and q as all the even numbers। किया ये इसलिए है क्योंकि जब p के करस्पॉन्डिंग सोचेंगे तो ये n क्योंकि odd है तो ये -1 हो जाएगा, एक हेडेक ख़त्म कर देगा। उसी तरीके से दिस विल रिड्यूस द हेडेक। सो
अब मैं इसको थोड़ा इनफॉर्मली लिखूँगा, या एक लाइन तो कम से कम फॉर्मली लिख ही सकते हैं कि x2k क्या है, x2k इज़ नथिंग बट 1 - 1 अपॉन 2k, एंड वेल पहले 2k + 1 लिख देता हूँ, x2k + 1 या x2k - 1 इज़ माइनस, दिस इज़ ट्रू, और x2k इज़ दिस, पर दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये मतलब इस इक्वेशन से जो सीक्वेंस डिफाइन हो रहा है एस के वेरीज फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और उसकी लिमिट क्या है, -1, क्योंकि दिस गोज टू 0, देयरफॉर दिस गोज टू 1, देयरफॉर द होल थिंग गोज टू -1। तो P के करस्पॉन्डिंग जो सब सीक्वेंस जनरेट हुआ उसकी केवल एक सबसिक्वेंशियल लिमिट है, नेमली -1, और Q के करस्पॉन्डिंग जो सब सीक्वेंस जनरेट हुआ उसकी केवल एक सबसिक्वेंशियल लिमिट है, नेमली 1। तो इस सीक्वेंस की एग्जैक्टली दो सबसिक्वेंशियल लिमिट्स हैं, +1 और -1 बाय द प्रीवियस थ्योरम। मैं पूरी डिटेल्स लिख नहीं रहा हूँ। पार्ट बी, तो यहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ है ये अलग अलग वैल्यू लेगी डिपेंडिंग ऑन n की क्या वैल्यू है। इनफैक्ट n अगर 3 से डिविजिबल है तो दिस इज 0, n अगर 3 से डिवाइड होने पर 1 का रिमाइंडर दे रहा है देन आई थिंक दिस विल बी √3/2, और अगर ये n से डिवाइड होने पर 2 का रिमाइंडर दे रहा है, आई मीन सॉरी 3 से डिवाइड होने पर 2 का रिमाइंडर दे रहा है, देन दिस विल बी -√3/2। वो हम देख लेंगे, आई मीन दिस जस्ट सम ट्रिग्नोमेट्री। इस ये दिस इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक, दिस पार्ट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक, यही वाला पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो हम पिछला थ्योरम लगाएंगे, पर पिछले थ्योरम में हमारे पास केवल P और Q थे। नेचुरली जो पिछला थ्योरम है वो किसी भी मतलब नंबर ऑफ, मतलब पिछले में बस P और Q थे, मैं बस ये कह रहा हूँ PQR भी हो सकते थे, वो बस डिसजॉइंट और इन्फिनिट होना, बस उतना ही उसमें रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बोला नहीं। पर आप n को ज़रूरी नहीं 2 ही हिस्सों में तोड़ें, 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, P Q एंड R, जिसमें वही है कि ये आपस में सब पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, तीनों के तीनों इन्फिनिट हैं। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो सब्सिक्वेंशियल लिमिट्स हैं वो लिख लें, इसके करस्पॉन्डिंग सब्सिक्वेंशियल लिमिट्स हैं वो लिख लें, और इसके करस्पॉन्डिंग सब्सिक्वेंशियल लिमिट्स लिख लें, उनका यूनियन ले लें, दैट विल बी द सेट ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंशियल लिमिट्स। तो हम 3 हिस्सों में तोड़ेंगे नेचुरल नंबर्स को। लेट्स से P इज़ दोज नंबर्स जहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी मिल रही है, Q इज़ दोज नंबर्स जहाँ पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है, और R जहाँ पे रिमाइंडर 2 है। ओके, नाउ x3k is what? x3k is right, और ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों ये कन्वर्जेंट है, मतलब एज k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity दिस विल जनरेट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट let me write it this way, this is 6k plus 1 minus 1, थोड़ा सा जुगाड़ है बस, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है इसको करने का, दिस इज जस्ट मे बी द मोस्ट कन्वीनियंट, राइट। तो एज k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity दिस थिंग कन्वर्जेस टू हाफ, तो यहाँ से केवल एक सबसिक्वेंशियल लिमिट मिलेगी, दैट इज हाफ। व्हाट अबाउट दिस x3k plus 1 या 3k minus 2 लिखता हूँ, k गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, 3k minus 2, दिस इज √3/2। आई होप ये मेरी ट्रिग्नोमेट्री सही है। sin 2π/3 जो है दैट इज √3/2, एंड वो सही, सो दिस इज फाइन, जस्ट चेक √3/2 प्लस समथिंग प्लस 3k minus 2 divided by 6k minus 3, और you can show that ये भी कन्वर्जेंट है, दिस थिंग इज कन्वर्जेंट, और इसकी क्या लिमिट है, √3/2 प्लस हाफ, दिस विल कन्वर्ज टू हाफ, ये तो कांस्टेंट है ही। सो यहाँ से जो आएगी लिमिट, इधर से हाफ आ रही है, इधर से √3/2 प्लस हाफ, और जो बचा हुआ है r के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, r में ही घुस गया, r के करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो आएगा -√3 प्लस हाफ, सो दैट यू कैन चेक -√3/2 प्लस हाफ,
सो 3 सब्सिक्वेंशियल लिमिट्स हैं ये 3 नंबर्स। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया पर कुछ नहीं है। पॉइंट वॉज टू एक्सप्लेन दिस कि 2 में नहीं, हम 3 में भी तोड़ सकते हैं, 4, 5, 10 में भी तोड़ सकते हैं। किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में अगर हम नेचुरल नंबर को तोड़ दें जिसमें हर पार्ट इनफाइनाइट है, द सेम थिंग अप्लाइज। ओके, फाइनली इसका क्या है, तो एक्स एन इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर एन प्राइम हो जाता है देन एक्स एन की वैल्यू ये है, और अगर प्राइम नहीं है तो एक्स एन की वैल्यू ये है। कितनी सब्सिक्वेंशियल लिमिट्स हैं? वेल, सो क्लियरली हम पी लेंगे सेट ऑफ ऑल द प्राइम्स और क्यू लेंगे जो बचे हुए नंबर्स हैं। पी के अलॉन्ग क्या सब्सिक्वेंशियल लिमिट आएगी वो यहाँ से तय होगी, पर वो आप चेक कर सकते हैं 1 आएगी, क्योंकि दिस विल जस्ट डाई डाउन टू 0। ठीक है, सो दैट इज योर एक्सरसाइज। सो पी के अलॉन्ग जो सब्सिक्वेंशियल लिमिट आएगी वो आएगी 1, और क्यू के अलॉन्ग यानी कि प्राइम्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए जो सब्सिक्वेंशियल लिमिट आएगी वो आएगी 0, क्योंकि 3/n+1 विल कन्वर्ट टू 0। So 2 subsequential limits, 1 and 0. Okay, so very simple. And with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.